स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। तो आने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए हम विज्ञान विषय के एक और प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए हैं। और उस समय का सिलेबस और वर्तमान सिलेबस में जो फ़र्क है, तो हम वर्तमान सिलेबस को लेकर ही इन प्रश्नों के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो आज वर्तमान में जो सिलेबस है उसी पर जो बेस प्रश्न आए हैं उन्हीं को देखेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। ये 2019 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विज्ञान विषय का पेपर था। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल था कि अ, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो देखो 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, ऋदनक, अग्रचर्वणक और स्वर्णक। चवर्णक यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं आपके? तो देखिए, चीरने फाड़ने का काम जो होता है वो कौन से दांत करते हैं आपके? ऋदनक दांत करते हैं। यानी कि इंसाइजर कृंतक होता है और कैनाइन। तो ये जो ऋदनक दांत होते हैं वो क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अगला सवाल है कि रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया था? ये अभी वर्तमान सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि रक्त का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था आपके? आप जो वर्गीकरण किसने किया था? तो वो किया था आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या किया था? रक्त का वर्गीकरण किया था। इम्पोर्टेंट सवाल है अगला, जो है सीएनजी का पूरा नाम। देखिए, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी और एलपीजी दोनों याद रखना है आपको। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इसका जो सीएनजी का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? संपीड़ित आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका भी इम्पोर्टेंट नाम याद रखना आपको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक एलपीजी का भी याद रखना है, तो वो भी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे हम स्थितिज ऊर्जा क्या है? अभी वर्तमान सिलेबस में नहीं, लेकिन बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देखो। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो असीमित होते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ऐसा संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय। और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का एक संसाधन बताना है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कॉफ़ी पादप का वैज्ञानिक नाम अभी भी वर्तमान में नहीं है सिलेबस में, लेकिन बता देता हूँ। कॉफ़ी पादप का वैज्ञानिक नाम बताया कॉफ़िया। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़िया अरेबिका जो होता है वो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के बारे में बताया। आनुवांशिक विविधता यानी कि डीएनए के एकल सार में परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन होता है, जिससे जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी के अंदर जो आनुवांशिक कैरेक्टर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, जिससे उनमें जो एक विविधता नजर आती है, डिफरेंस नजर आता है आनुवांशिक के कारण, जेनेटिक्स के कारण, वो क्या होता है आपका? आनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। अगला सवाल है, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो आपको पता ही, हमारे रुधिर के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो हमारा जो आपका जो हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आपका आयरन करता है। कौन सा प्रतिरक्षी? प्रतिरक्षी देखो, ये भी अभी वर्तमान सिलेबस में नहीं है। प्रतिरक्षी अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं: आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई। तो एलर्जी के अंदर कौन सा काम आता है आपका? आईजीई। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। आईजी, आई का मतलब होता है इम्यूनो, जी का मतलब होता है ग्लोबिन, ई का मतलब ये एंटीबॉडी है। क्या नाम है इसका? आईजीई। ए व बी के अतिरिक्त लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? देखो, ये भी रक्त से रिलेटेड चैप्टर है, अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि हमारे ब्लड के ऊपर एक तो दो एंटीजन होते हैं, ए और बी। इसके अलावा एक और एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं आरएच, आरएच फैक्टर, या जिसको हम आरएच कारक बोलते हैं। तो ये भी हमारे रक्त के ऊपर पाया जाता है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है आपसे। ओम का नियम के अनुसार कि भाई विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ। तो देखो, आपको विद्युत धारा विभवांतर के बीच में ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, वी और आई। और इसके बीच में आपको कैसा ग्राफ बनेगा? एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में आपको इस प्रकार से ग्राफ बनेगा आपके विद्युत धारा और आई के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली सवाल है आपका, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम। ये भी वर्तमान सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता ही है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? एक प्रकार से चंद्रमा। चंद्रमा एक प्रकार से पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी के लिए? इसके दो महत्वपूर्ण, तो ये भी सिलेबस में नहीं है,
तो मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करूँगा, इग्नोर करूँगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जीवाश्म ईंधन, ये भी वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन पता ही है आपको जीवाश्म ईंधन जीवों के अवशेषों से उत्पन्न या जीवों के अवशेषों से प्राप्त ईंधन। देखो हम जीवाश्म जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल बोलते हैं जिसको, जीवों के अवशेष। आज से पढ़ाई होगा आपने, हजारों मतलब लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी में उथल पुथल होती है, जिससे पृथ्वी का ऊपर का भाग नीचे दब जाता है, जिससे खुदाई करने के बाद जो भी जीवों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष जो निकलते हैं, और उससे जीवाश्म, और जिसको हम जीवाश्म बोलते हैं, और जीवाश्म जिससे जीवाश्म ईंधन भी तैयार हुए, तो वो भी जीवाश्म प्रक्रिया कहलाती है। और जीवाश्म की आयु की गणना तभी, देखो जीवाश्मों की आयु गणना करने अलग अलग प्रकार की टेक्निक यूज की जाती है। कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज की जाती है, या और भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अभी सिलेबस में अभी नहीं है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी देखो, वैसे तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा है इसने तो यूरी गागरिन थे, लेकिन भारत के पूछे तो आपके सॉरी राकेश शर्मा। जो भारत की जो प्रथम आपके अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो वैसे तो ये बता देता हूँ, समाधान अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन सुविधा उपलब्ध है, तो काफ़ी कुछ उपलब्ध होती है वहाँ पर, काफ़ी कुछ सुविधा उपलब्ध होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के ऊपर जितने भी अंतरिक्ष यात्री वगैरह एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, सिलेबस में तो नहीं, लेकिन मैंने आपको बेसिक कुछ इसके नाम बता दिया। राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो राजमार्ग जो नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं, दुर्घटना से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपको अगर जैसे रात्रि के अंदर कई बार क्या होता है कि दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो आपके जो जो लाइट्स होती है, आपकी जो लाइट्स वगैरह होती है, हेडलाइट्स वगैरह होती है, जिससे क्या होता है कि जो रोड के आगे जो समांतर किरणें पुंज गिरती है, आपको पता है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दूर तक प्रकाश की किरणें फोकसित हो रहा है, आपको वहाँ तक प्रकाश दिखाई, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, सामने से आने वाले वाहनों को देखा जा सके, आसानी रहे। तो इसके लिए यहाँ पर प्रकाश पुंज का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट, देखो अभी मैंने बताया कि हमारे वाहनों की हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण यूज होता है, आपके अवतल दर्पण यूज होता है। और आपके पीछे के दृश्य, गाड़ी के साइड में या पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा यूज होता है, आपका उत्तल दर्पण। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नारू रोग अभी नहीं है आपके सिलेबस में, बता देता हूँ कि ये नारू एक प्रकार का रोग था, जिससे काफ़ी समय से पहले ग्रसित काफ़ी लोग इससे काफ़ी इन्फेक्टेड हुए, बच्चे इन्फेक्ट होते। तो ये कर्मी रोग है, कर्मी रोग है, जो आपके एक प्रकार का जो कर्म होता है रोगजनक। इसका जो पैथोजन क्या होता है कि इसका रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इसका रोगजनक है, जिससे ये रोग हुआ था। अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स, देखो अफीम पता है आपको, एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। सिलेबस में भी वर्तमान में भी लिख बता देता हूँ। इसमें मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, इस प्रकार के कई प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। गुटखा चबाने से रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये भी वर्तमान में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। म्यूकस सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये इससे रोग होता है, किससे, गुटखे के सेवन से, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ध्यान में रखना, नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है कि ये समीकरण जो दे रखे हैं, इसमें आपको पहचान करनी है और बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया का पहचान है, प्रकार है। देखो C+O2 क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो पता है ये दो पदार्थ, ये अभिकारक में दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है, तो जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा समीकरण देखिए, 2H2O, यानी कि यहाँ पर देखो 2H2 और O2 दो अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पाद एक टूट रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपघटन या वियोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो पहला जो समीकरण दे रखा है वो संयोजन का दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको वियोजन का दे रखा है। समीकरण एक तो ये आपके जो अभिक्रिया है तो हो गई। समीकरण एक और दो में कोई एक अंतर लिखिए, तो अंतर तो यही है कि इसमें संयोजन हो रहा है, इसमें वियोजन हो रहा है। इसमें दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं। उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष जो अभिक्रिया की गति को कम करते हैं, विष पता है ना, जो लॉस करते हैं, कम करते हैं। वर्धक यानी वृद्धि करना, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उसकी गति को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्धक कहलाते हैं। और जो कम करते हैं उसको विष कहलाते हैं।
वन उपजाऊ मिट्टी रक्षा कैसे करती है, वनों के संरक्षण हेतु प्रमुख 4 उपाय। तो अब ये भी वर्तमान सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिक सवाल है कि वन कितना जरूरी है। मिट्टी देखो, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वनस्पति ज़्यादा होंगी, तो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो पेड़ों की पौधों की जड़ें वो क्या करती है, मिट्टी को जकड़े रखती है, मिट्टी को बांधे रखती है। तो मिट्टी वहाँ से ब्रेक नहीं होती, मिट्टी का वहाँ से अपरदन नहीं होता, मिट्टी वहाँ से टूटती नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर उपजाऊपन ज़्यादा होता है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। जहाँ पर जो भी पेड़ पौधों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं, तो उससे भी मिट्टी की उपजाऊपनता बढ़ती है। तो जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना कम होती है, फ्लड आने की संभावना कम होती है, जो प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर जैसे आपदा, बाढ़ वगैरह, उसकी संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो वो क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ बना के रखती है और मिट्टी की सुरक्षा करती है। और वनों के संरक्षण के लिए उपाय है कि भाई वनों का संरक्षण ज़्यादा से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वनोन्मूलन नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों की कटाई कम करनी चाहिए। वनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए अगर आप पेड़ों को काट रहे हो तो उतनी ही उससे भी अधिक मात्रा में उससे ज़्यादा उगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि वन हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी कुछ अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी आप क्या कर सकते हैं, वनों के संरक्षण के लिए उपाय कर सकते हैं और लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी के लिए अपनी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। बेसिक सवाल था, अच्छा सवाल था। प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता, ये भी सिलेबस में नहीं है वैसे तो, लेकिन बता देता हूँ। चरक संहिता, चरक और सुश्रुत दो पुराने समय में हमारे यहाँ के बहुत ही बड़े जो शल्य चिकित्सक रहे थे। चरक जी तो ऐसे थे कि वो, चरक जी कई किसी का ऑपरेशन करने के लिए, किसी का इलाज करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे और पैदल यात्रा करते थे, और उन लोगों के जो मरीज वगैरह, पेशेंट वगैरह होते हैं, उनका अच्छे से आयुर्वेदिक तौर पर क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, इलाज करते थे। कई प्रकार की शरीर से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित, किसी बच्चे से संबंधित या कोई भी इलाज होता था, उस इलाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो आनुवांशिकी के अंदर भी काफ़ी हद तक जेनेटिक्स की बात करें तो उसमें भी चरक की काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है, काफ़ी योगदान रहा है। किस प्रकार से आनुवांशिक विविधता के तौर पर संतान के अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अपने जनक पीढ़ी से तौर पर, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो उसके अंदर भी चरक जी ने पहले से इन चीज़ों को पहले से अपने बता रखा था। तो ये भी एक अच्छा सवाल रहा था उस समय एग्जाम के अंदर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके, टेरिलिन में प्रयुक्त किसी एक लक का उपयोग। देखिए ये भी टेरिलिन, ये पॉलीमर से सवाल है, सिलेबस में तो अभी बिल्कुल नहीं है आपके। टेरिलिन एक प्रकार का, टेरिलिन टेफ्लॉन वगैरह होते हैं। एकलक किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक एकलक जुड़ते हैं तो एक बहुलक का निर्माण करता है। जैसे कि ए प्लस बी जुड़ता है तो ए बी बनता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयाँ होती है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है और एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो ये उस समय का सवाल था। मार्स गैस का संरचना सूत्र, देखो मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन। और आप लोग को पता है कि मीथेन की बात करें तो आपने फॉर्मूला देखा होगा CH4। स्ट्रक्चर कैसी होती है मीथेन की, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन और यहाँ 4। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होती है, मार्स गैस होती है। अगला सवाल है CH3। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर CH3, इसके बाद में C क्या है, इसके साथ में Cl जुड़ा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नाम, देखो IUPAC नाम एग्जाम में जरूर, एक एग्जाम में एक दो सवाल जरूर पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सॉरी डबल बॉन्ड दे रखे ना, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसे कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ IUPAC के अंदर, तो आपको पहले तो नंबरिंग करनी आनी चाहिए। तो नंबरिंग से उसमें आसान रहती है आपको। देखो यहाँ पर जैसे कि मैं एक नंबर, ये दो, अ, एक नंबर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक, दो, ये तीन और ये चार, और इसके साथ में देखो यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने 5, यही देखो यहाँ पर कितने तक कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन, चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि 4 क्लोरो, क्या कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, 4 क्लोरो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन से साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में CH अटैच है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। तो 4 क्लोरो, 1 प्रो, 1 आपके आपके 5 कार्बन है तो 1 पेंटीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका UPC नाम हो जाएगा, यानी कि 4 क्लोरो 1 पेंटीन। क्योंकि पेंटीन इसलिए है क्योंकि सिंगल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 कार्बन, तो यहाँ पर इसका 4 क्लोरो 1 पेंटीन।
जैव चिकित्सक अपशिष्ट क्या है? ये जैव चिकित्सक यानी चिकित्सा अस्पताल वगैरह जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, अस्पतालों से निकले जितने भी जैव अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह, टैबलेट्स जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? जैव चिकित्सक अपशिष्ट कहलाते हैं। होने वाले रोग जैसे कि कई प्रकार के, जैसे मलेरिया रोग होता है, चिकनगुनिया वगैरह या और भी कई प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं, वो रोग क्या करते हैं? इससे प्रसारित होते हैं। तो ये भी अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है। मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? प्रोटीन। बेसिकली मछली के अंदर प्रोटीन की अधिकता ज़्यादा रहती है, ध्यान में रखना। अलवणीय जल की मछलियों का उदाहरण, ये भी सिलेबस में नहीं दे रखा है। इनका भोजन तो ये देखो, मछलियाँ वगैरह तो पता ही है आपको, जो जल के अंदर रहती है, लवणीय जल में रहती है, अलवणीय जल के अंदर रहती है। तो इनके अंदर आपको, इनकी जलाशयों में मछलियों का अधिकतम उत्पाद कैसे किया जाता है? तो ये भी अभी वर्तमान सिलेबस में तो नहीं है बिल्कुल, तो इसको बेस बी के लिए इसको ध्यान में रख नेगलेक्ट रखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अगला सवाल है, मेंडल के अ, मेंडल के प्रभाविता के नियम। देखो, मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। मेंडल ने क्या दिया था कि F1 पीढ़ी में जो अपने आप को प्रकट करते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, जिसको प्रभावी बोलते हैं, जो प्रकट नहीं होते जिसको हम अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो कोई दो महत्व देखो, मेंडल की वंशागति के दो नियम नियम तो काफी, दोनों प्रभाविता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया, स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया, और एक संकर संकरण के साथ प्रयोग किए, द्विसंकर संकरण के साथ प्रयोग किए। और आज हम जो आनुवांशिक विविधता पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो जेनेटिक्स जो कैरेक्टर या जेनेटिक्स डाइवर्सिटी जो पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं किस पर बेस है? मेंडल के नियमों पर आधारित ही है। मेंडल ने अपने पता होगा कि मेंडल ने दिया था कि कैपिटल टी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर जैसे कि एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक स्मॉल टी है। अगर आप इसका क्रॉस करवाते हो, दो कैपिटल टी और एक दो कैपिटल, में पेनेट वर्ग बनाता हूँ एक यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? जैसे कि ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, एक यहाँ पर एक और बन जाएगा, यहाँ पर एक और बनेगा स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। अब मैं जैसे कि यहाँ पर एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, यहाँ पर एक स्मॉल टी, यहाँ पर एक कैपिटल टी, यहाँ पर एक स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर एक स्मॉल टी। देखो यहाँ पर लंबे हैं, कैपिटल यानी चारों के चारों प्रकार से। यहाँ पर हमने जब इसका क्रॉस कराया, पेनेट वर्ग में लिखा, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये भी लंबे को दर्शा रहा है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर विषम युग्मजी है, यानी कि हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी, लेकिन लंबे हैं, सभी लंबे हैं, लेकिन कैसे हैं? विषम युग्मजी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मेंडल ने प्रभाविता के नियम को दिखाया, पृथक्करण के नियम को दिखाया, स्वतंत्र अभियोजन का नियम जो द्विसंकर संकरण पर आधारित था, प्रभाविता का नियम वगैरह जो एक संकर संकरण पर आधारित थे। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने नियमों को प्रस्तुत किए थे। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अमाशय के पश्चात को दूर करने में प्रयुक्त करते हैं। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता ही, फॉर्मूला क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? AmGOH2, जो एक प्रकार का क्या है? सारक है। और अमाशय के एंटीसीड, ये एक प्रकार का क्या है? एंटीसीड के रूप में काम करता है। अपच को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? एंटीसीड का उपयोग करते हैं। और एंटीसीड के अंदर सारकीय माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है? धीरे 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 आपकी अम्लीयता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए, अपच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर? सारक माध्यम है, सारकीय रूप का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं? अपच को दूर करते हैं। किसी देश की औद्योगिक प्रकृति सल्फ्यूरिक अम्लों के आधार पर मापी जाती है। देखिए, ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जिसको, जो हर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए तो सल्फ्यूरिक अम्लों को हम क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। तो किसी भी रिएक्शन, कहते हैं कि जितने भी एसिड होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होगी, वो उतना ही प्रगतिशील होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी जितनी देश के अंदर, कहते हैं कि देश की प्रगति को दर्शाने के लिए H2SO4 की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसको अम्लों के राजा कहते हैं। और कहीं ना कहीं हर रिएक्शंस के अंदर, हर कहीं ना कहीं एक्टिविटी या रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एसिड रूप के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बेसिस पर यह सवाल दे रखा है। हाइड्रोजन गैस बनने का चित्र मैंने पहले अपने वीडियो के अंदर भी दे रखा है कि कौन सा डायग्राम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको अच्छे से देखना। चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट के अंदर ही, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से बनती है, कि जैसे कि किसी धातु की अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कौन से कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है, वो मैंने चित्र बता रखा है और बुक में भी दे रखा है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, देखो जनित्र अभी आपके सिलेबस में नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। ऐसी धारा जो निश्चित समय अंतराल पश्चात परिवर्तित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपकी प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट होता है। दो प्रकार की करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है और डायरेक्ट करंट होती है, नहीं कि AC और DC।
प्रत्यावर्ती को एसी बोलते हैं, दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं। जनित्र के बारे में अभी तक आपके इस वर्तमान सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन जरूर दे रखी है। तो मैंने आपको बता दी है कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी धारा की दिशा परिवर्तित होती है या परिवर्तन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अपना अगला सवाल है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ पर हो गया। अगला सवाल दे रखा है आपके, अगला सवाल ये अभी सिलेबस में तो नहीं दे रखा है कि शक्ति 75 किलोग्राम एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है तो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति शक्ति क्या। देखो वैसे तो ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये पहले जो सिलेबस था उसमें दे रखा था, ये भी पहले के सिलेबस में सवाल दे रखा था। घर्षण वगैरह अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए। लेकिन मैं चलो बेसिकली बता देता हूँ कि शक्ति आपको पता है P बराबर W/T होता है। तो यहाँ पर P/W/T, W जैसे कितना है 75 है। आप यहाँ पे आप जी दे रखा है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अलग से लग जाएगा, आपके हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको अपन पावर के अंदर शक्ति के अंदर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये भी चीज नहीं है, और ये पुराने सिलेबस से है, ठीक है। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता, वनस्पतियों की प्रजातियों में पाई जाने वाली, जीव जंतुओं की प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के दो इंपॉर्टेंट मैं तो बताइए, तो देखो डायवर्सिटी तो बताइए आपको, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता कितनी, इस समष्टि के लिए, पर्यावरण के लिए कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है जीव जंतुओं की, कौन कौन सी जीवों की स्पीसीज, पेड़ पौधों की स्पीसीज पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि इनका डाइवर्सिटी की बात करें तो महत्व भी बहुत है, ताकि जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का संरक्षण उस हिसाब आधार पर किया जाए, उनकी पहचान हो सके और उनके बारे में लोगों को जानकारी भी हो, अवेयरनेस भी हो। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ होना जरूरी है, ताकि जैव बायो उससे पहचानने में भी क्या होती है, जीव जंतुओं की प्रजातियों को, स्पीसीज को, जातियों को, प्रजातियों को पहचानने में भी उसमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो इससे उनका संरक्षण भी आसानी से करने में साधन, उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है, उनका क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक इनका इम्पोर्टेंस है। ये पहले भी आया हुआ सवाल है, भी पिछले सवाल पता कर, आनुवंशिक विविधता क्या है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन पता ही है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन। हमारे शरीर से ऐसे पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, जो अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमारे अंदर से मूत्र का उत्सर्जन होता है जिसमें यूरिया की मात्रा होती है, यूरिन की मात्रा होती है। तो ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसके हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन होता है। वो क्या, तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन क्या कहलाता है? उत्सर्जन निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मूत्र निर्माण की गुस्सीय निष्पदन करिए, तो देखो हमारे अंदर मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, हमारे अंदर किस प्रकार से निस्संजन की प्रक्रिया होती है, बोमेन कैप्सूल क्या होते हैं, ग्लोमेरुल्स क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, किस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन होता है, और किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका मूत्र के द्वारा उसका शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो ये सब उसके अंदर आपके चैप्टर में भी एक डायग्राम दे रखा है, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया भी दे रखी है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांक चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले बार एग्जाम पूछा गया, तो ये मानव उत्सर्जन किडनी का जो चित्र, जिसमें आपकी किडनी दे रखी है, मूत्रवाहिनी दे रखी है, मूत्राशय दे रखा है, मूत्र मार्ग दे रखा है, वो डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर दे रखा है आपके, तंत्रिका तंत्र कौन सा भाग पाचन रसों के स्त्राव में वृद्धि करता है? देखिए तंत्रिका तंत्र की बात करें, पाचन रस, देखो तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के स्त्रावण में भी वृद्धि करता है? तो देखो आपकी बात करें तो नर्वस सिस्टम होता है, आपका तंत्रिका तंत्र होता है। आपके पता ही है कि हमारा पाचन तंत्र जो होता है उसके अंदर देखिए, आपके बात करी जाए तो हमारे अंदर कई प्रकार की नर्व सेल्स होती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं आपके जो भी कहने का मतलब है, आपके शरीर में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, आपकी सूचनाओं को नर्व्स को द्वारा क्या करती है, ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करने का काम करती है। तो पाचन तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो पाचक रस आपके अंदर क्या होते हैं, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए आपके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जो पाचक आपके शरीर के अलग अलग ग्लैंड से या शरीर के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि आमाशय होता है, आपके लाला ग्रंथि होती है, स्लाइवा होती है, जिसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, और स्त्राव को प्रेरित भी करते हैं, ताकि वो अलग अलग जो भोजन के जो जो जटिल पदार्थ होते हैं उसका अपघटन करने का काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह होते हैं, उनका अलग अलग अपघटन करने के लिए क्या होते हैं, पाचक रस प्रेजेंट रहते हैं। तंत्रिका आवेग या संधि स्थल सिनेप्स किसको बोलते हैं? सिनेप्स क्या होता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, तंत्रिका की संरचना,
तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका या न्यूरॉन जिसको बोलते हैं ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इसका डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आज पूछा जा सकता है। फिर बाद में दे रखे हैं, ये देखो अभी आपके वर्तमान सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, ये पिछले चैप्टर से थे, जो पिछला सिलेबस था ये भी अभी पिछले सिलेबस था, अभी वर्तमान में नहीं दे रखे। आवर्त सारणी वगैरह, पीरियोडिक टेबल वगैरह, थॉमसन का मॉडल, वैसे थॉमसन मॉडल तो आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल भी 9 क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आपके 10वीं के अभी वर्तमान सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं दे रखे हैं। फिर देखें माध्यम का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक तो हमने पढ़ा ही है, अपने पिछले बार भी अपवर्तनांक पढ़ाते थे कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम की तुलना में अपवर्तनांक, जैसे कि प्रकाश की किरण एक, जैसे कि ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, मान लो ये वायु है, ये आपका जल है, तो किस प्रकार से एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसकी तुलना करना, वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन में उसका अपवर्तनांक कहलाता है। कि भाई एक माध्यम वालों इसकी आपके वेग की बात करें v है, इसका v2 है, तो इस कंडीशन में उसका वो क्या किया जाता है, इसका अपवर्तनांक निकाला जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष में वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस इस्तेमाल करते हो और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ से स्लैबदार प्रकाश का आवर्तन, तो आपको एक कहाँ स्लैब ऐसा बनाना है इस प्रकार से, और इस प्रकार से माध्यम लेके इस प्रकार से, ये चित्र भी दे रखा होगा इस प्रकार से कि एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, किस प्रकार से अगर एक माध्यम दे रखा है विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम दे रखा है, तो प्रकाश की किरण विलंब की ओर झुक जाती है, सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हो जाती है। तो ये इस प्रकार से आपको चित्र बन, आवर्धनता पता ही है आपको, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धनता होता है। पता ही आपको m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन हैच होता है। अगर आपके पूछे m की बात करें तो माइनस v अपॉन यू, मिरर के अंदर सॉरी दर्पण के अंदर माइनस v अपॉन यू होता है, और बात करें लेंस के अंदर तो वो क्या होता है आपका v अपॉन यू होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, और ये गुण क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाती है। फिर बात करते हैं अपने नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि परास को परिभाषित कीजिए। तो नेत्र द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। एक बिंब उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखो ये बोल रहा है कि एक बिंब दे रखी कोई वस्तु जो उत्तल दर्पण के ध्रुव और आपके अनंत के बीच में है, उत्तल ध्रुव और अनंत के बीच में है, तो आपको पता ही है कौन सा दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो अनंत के बीच में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से उत्तल दर्पण बना के, आपको पता ही ये उत्तल दर्पण है, ये तो अवतल दर्पण होता है, ये आपका ध्रुव है और बोल रहा है अनंत है, तो यहाँ पर वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से, और आपको पता ही है कि उस कंडीशन में अवतल दर्पण में क्या होती है, प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है, उत्तल दर्पण में अपसारित होती है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो ये था आपका पेपर 2019 का, और इसमें हमने उन सवालों को लिया है जो भी वर्तमान सिलेबस में थे, और उन्हीं सवालों को हमने ज़्यादातर सॉल्व किया है। कुछ और भी सवाल थे जो अभी नहीं थे, लेकिन मैंने उनके बारे में भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी एग्ज़ाम को ले काफ़ी कम समय बचा है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, पुराने पेपरों को देखिए, पुराने पेपरों को सॉल्व कीजिए, सवालों को सॉल्व कीजिए। जितना रिपीट होगा, जितना आपका रिवीजन होगा, इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पेपर में भी जो सवाल आए हैं पिछले 2019 के बोर्ड पेपर में, जो भी वर्तमान सिलेबस के आधारित पढ़ते थे, उन सवालों के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।